यहां पर पानी आ रहा है पाइपलाइन के थ्रू। अगर पानी क्लोज पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है तो फिर पानी का लॉस नहीं होगा या कम होगा, लीकेज भी होगा तो बहुत हल्का फुल्का होगा, नॉमिनल सा लीकेज होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहां पर पानी का लॉस कम होगा, पानी का लॉस कम होगा तो इरिगेशन इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इरिगेशन इफिशियंसी यहां पर कितनी हो जाती है? 85%। इफिशियंसी 85% का मतलब समझ में आ रहा है? जितना पानी आप सप्लाई कर रहे हैं ना उसका 85% पानी रूट जोन में जाके स्टोर हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? पहली बात, वाटर लॉस is reduced as water is carried through closed pipe in field। फील्ड के अंदर क्लोज पाइप के थ्रू हमारा पानी आता है, इसलिए हमारी जो वाटर लॉस है थोड़े से कम हो जाते हैं। दूसरा क्या है? इरिगेशन इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 85%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज 85% ऑफ टोटल सप्लाइड वाटर। फील्ड में आप जो भी पानी सप्लाई कर रहे हैं उसका 85% विल स्टोर इन रूट जोन। ठीक है? थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यू विल गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस, यू विल गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस, है ना? सर थर्ड के अंदर क्या होगा? सर थर्ड के अंदर क्या होगा? इस पर्टिकुलर मेथड की सुटेबिलिटी कहां पर है? अब ये पर्टिकुलर मेथड कहां सुटेबल होगा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस मेथड के सुटेबल होने के इस मेथड की सुटेबल होने के इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट हैं। पहला, जहां पर स्टीपर स्लोप होती है। स्टीपर स्लोप समझ रहे हैं? जहां पर एकदम हिली एरिया है ना, एकदम स्लोप कैसी है? ऐसी। अब यहां पर आप फ्लडिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। फ्लडिंग करती तो क्या होगा? पानी तेजी से नीचे जाएगा तो क्या होगा? इरोजन हो जाएगा सॉइल का। तो यहां पर क्या कर दीजिए? यहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल कर दीजिए। तो पानी किसके फॉर्म में जाता है? पानी स्प्रे के फॉर्म में जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो स्टीपर स्लोप के लिए बहुत अच्छा है। समझ में आया? पहला। दूसरा, अगर कहीं पर अंडुलेटेड फील्ड है तो फ्लडिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। फ्लडिंग करेंगे तो पूरा पानी कहां पर जाएगा? डिप्रेशन में। तो क्या कीजिए? स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल कर दीजिए। स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या होगा? स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी छोटे छोटे बूंदों के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में जाएगा। तो पानी की इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो कहीं इतना ज्यादा स्टोर हो सके। तो स्टीपर स्लोप और अंडुलेटेड फील्ड के लिए सूटेबल है। तो पहली बात तो क्या लिखेंगे? इट इज सूटेबल और, सबसे पहला तो किसके लिए सूटेबल है? स्टीपर स्लोप एंड अंडुलेटेड फील्ड। दूसरा, लेट सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक ऐसी फील्ड है, लेट सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक ऐसी फील्ड है जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रूट जोन के एकदम नीचे पानी मौजूद है। रूट जोन क्या होता है मैंने आपको कल ही बताया, है ना? ये रूट जोन है आपका, और जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना वो एकदम रूट जोन के पास ही मौजूद है, एकदम रूट जोन के पास। अब अगर आपने फ्लडिंग कर दी मतलब आपने बहुत सारा पानी डाल दिया,
पूरे फील्ड में आपने फ्लडिंग करते हैं तो पूरे फील्ड को पानी से भरते हैं एक साथ। आपने बहुत सारा पानी डाल दिया, बहुत सारा पानी डाल दिया तो ये ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगी, अब लिफ्ट होना स्टार्ट करेगी फ्लडिंग की वजह से। और अगर कहीं ये रूट जोन में आ गई और इसकी प्लांट की रूट्स ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर डूब गई तो ये क्रॉप धीरे धीरे खराब हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट आउट? भाई एक्सेस पानी आ जाएगा ना रूट जोन के अंदर, एक्सेस पानी आएगा तो रूट को खराब होने, प्लांट को खराब होनी। इस मेथड का यूज कर लीजिए। इस मेथड के अंदर क्या होगा, भाई ग्राउंड वाटर टेबल क्यों ऊपर आ रही है, क्योंकि आप बहुत पानी डाल रहे हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, पानी स्प्रे के फॉर्म में जाता है, बहुत कम पानी जाता है, तो यहां पर आपकी ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर नहीं आ पाएगी। ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर नहीं आ पाएगी तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा। तो बी क्या हो जाएगा, वेयर ग्राउंड वाटर टेबल इज हाई। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर आपके पास कहीं हाईली परमिबल सॉइल है, हाईली परमिबल सॉइल, तो हाईली परमिबल सॉइल के जैसे सैंड है ना। अब हाईली परमिबल सॉइल के अंदर क्या होता है, आप जितना पानी डालते हैं उसका मैक्सिमम पानी लॉस कर जाता है। गमले में सैंड भर लीजिए और पानी डालिए, मैक्सिमम पानी नीचे वाले होल से नीचे निकल जाएगा। तो हाईली परमिबल सॉइल के केस में ज्यादा पानी डालते हैं तो कुछ मतलब नहीं निकलता, क्योंकि पानी रुकता ही नहीं है। तो क्या कीजिए, इस वाले मेथड का यूज कीजिए। इसमें ज्यादा पानी डलता ही नहीं है, इसमें पानी क्या जाता है, बहुत छोटे छोटे फाइन स्प्रे के फॉर्म में, फाइन स्प्रिंकल के फॉर्म में जाता है, जो सैंड के पार्टिकल के बीच में या सैंड के पार्टिकल के सरफेस पर रुक सकते हैं। तो पानी ज्यादा है ही नहीं तो लॉस कहां से होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर हाईली परमेबल सॉइल। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, ये अगर समझ में आया तो अच्छा, और समझ में नहीं आया तो याद तो ये रखने की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है ना। समझ में आया तो बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर समझ में नहीं भी आया तो भी इसको याद तो रखना ही है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमें मिलना ही मिलना है। आप तय मान करके चलेंगे, एकदम तय मान करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो पानी आना चाहिए सिस्टम के अंदर वो कैसा होना चाहिए, सेडिमेंट फ्री। वो पानी कैसा होना चाहिए, सेडिमेंट फ्री। अच्छा सर एक बात बताइए, इरिगेशन के अंदर जो पानी आता है उसके अंदर सेडिमेंट मतलब मिट्टी, सिल्ट, वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सर ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का सेडिमेंट आ रहा है और वो कैसे फील्ड पे आकर के इकट्ठा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट कि आपके फील्ड के अंदर सैंड है ना, आपकी जो क्रॉप लगी हुई है वो सैंडी सॉइल में लगी हुई है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सैंड में लगी हुई है। अब अगर आपके फील्ड के अंदर सैंड है और पानी अपने साथ ब्लैक कॉटन सॉइल को लेकर के आ रहा है, समझ रहे हैं ना, आपके फील्ड के अंदर सैंड है और वाटर इज कैरिंग दी ब्लैक कॉटन सॉइल। अब अगर पानी ब्लैक कॉटन सॉइल को लेकर के आ रहा है ना सर, तो इस पर्टिकुलर सॉइल को जो पानी के संग आ रही है आप वेलकम करेंगे, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल कैसी है, फर्टाइल सॉइल है। और फर्टाइल सॉइल है, जब वो सैंड पर डिपॉजिट होगी तो वो फील्ड की फर्टिलिटी को और बढ़ा देगी। समझ रहे हैं? उल्टा कर दीजिए सिनेरियो, आपके फील्ड के अंदर ब्लैक कॉटन है, पानी लेके आ रहा है सैंड को, तो सैंड कम फर्टाइल सॉइल है, तो अब आप सेडिमेंट नहीं आने देंगे, अब आप पानी के संग मिट्टी नहीं आने देंगे, अदरवाइज आपकी फील्ड की फर्टिलिटी नीचे चली जाएगी। तो सिमिलरली सेडिमेंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल फील्ड में है और कौन सी सॉइल पानी के साथ आ रही है। लेकिन यहां पर सेडिमेंट आना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि अगर सेडिमेंट आ गया तो वो क्या करेगा, जो नोजल्स होते हैं ना, स्प्रे नोजल्स, उनको ब्लॉक कर देगा। जिस पंप के थ्रू, अभी पंप तो लगेगा यहाँ पर क्योंकि पानी प्रेशर के साथ आपको भेजना है ना, तो उस पंप के कंपोनेंट्स को चोक कर देगा। तो वाटर शुड बी सेडिमेंट फ्री, ठीक है। ये कैसी क्रॉप के लिए, कैसे फील्ड के लिए सुटेबल है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं, suitable फॉर लो वाटर डिमांडिंग, जहां पर कम वाटर की डिमांड है, लो वाटर डिमांडिंग एंड क्लोजली स्पेस्ड। क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप्स, जैसे क्रिकेट का मैदान, क्रिकेट के मैदान के अंदर कैसे इरिगेशन होता है, या हॉकी के मैदान के अंदर कैसे इरिगेशन होता है,
इसी मेथड से। क्यों? क्योंकि जो घास होती है ना, घास के प्लांट एक दूसरे के एकदम पास पास लगे हुए रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जब स्प्रे गिरता है तो पूरे के पूरे एरिया के अंदर क्योंकि प्लांट लगे हुए हैं तो आसानी से इरिगेशन होता है। दूसरा, उनकी वाटर डिमांड भी कम है। अब ऑर्चर्ड ट्री, वहां पर आप इसका इरिगेशन कर सकते हो क्या? इससे नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ऑर्चर्ड ट्री की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, आम का पेड़ है या कुछ और अमरूद का पेड़ है, उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। दूसरा, वो एक दूसरे से दूर दूर लगे हुए होते हैं, तो जो बीच की सॉइल होगी वो फालतू में गीली हो जाएगी अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करेंगे तो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक अंतिम बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसकी इफिशियंसी तो अच्छी है, लेकिन इसको एक कंडीशन में आप यूज नहीं कर सकते। और वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन है हाई टेम्परेचर और हाई विंड वेलोसिटी। पहली बात तो अगर तेज हवा चल रही है तो जब पानी स्प्रे के फॉर्म में गया तो हवा स्प्रे को अपने साथ उड़ा के एक तरफ को ले जाएगी, तो यूनिफॉर्म इरिगेशन नहीं हो पाएगा, पूरा का पूरा स्प्रे एक तरफ को पहुंच जाएगा फील्ड में। एक बात, तो तेज हवा में यूज नहीं कर सकते। दूसरी दिक्कत यह है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब आप पीक समर में यूज कर रहे हैं या ऐसी जगह यूज कर रहे हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो पानी आया तो क्लोज पाइपलाइन में, लेकिन जब पानी अप्लाई हो रहा है तो वो स्प्रे के फॉर्म में एक्सपोज हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर। जब वो स्प्रे के फॉर्म में एक्सपोज होगा ना एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा? मोस्टली पानी ऊपर चला जाएगा अवापोरेशन के थ्रू, और पानी अगर अवापोरेशन के थ्रू ऊपर चला गया तो पानी का लॉस ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझे आप? जब पानी आया तो पानी किसके थ्रू आया? क्लोज पाइपलाइन के थ्रू, लेकिन जब पानी स्प्रे के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हुआ तो टेम्परेचर ज्यादा था, वो अवापोरेट हो सकता है। तो कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई विंड वेलोसिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर रिलेटेड टू स्प्रिंकलर इरिगेशन। इन सबको याद रखिएगा। जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना यहीं से। अब पॉइंट बहुत सारे होते हैं, है ना? मेरा काम है आपको वो चीज लिखवाना जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो थ्योरी तो फिर बहुत है लिखने के लिए, है ना? प्लीज राइट इट डाउन।
ग्राउंड वाटर टेबल में नहीं कर सकते। और लोग सिर्फ इतना बोला है कि ये सूटेबल है अगर आपकी स्लोप क्लोजली स्पेस्ड को फिर से समझाइए यार। क्लोजली देखो क्या है, ऐसा तो नहीं है। तो लार्जली स्पेस्ड क्रॉप का मतलब होता है जो क्रॉप एक दूसरे से दूर दूर लगी हुई होती है। जो फील्ड एरिया होगा उसके बीच पेड़ एक दूसरे से दूर दूर लगे हुए हैं। अब उसके बीच की जो सॉइल है वो हमको गीली नहीं करनी, लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन में तो स्प्रे जाएगा आर्टिफिशियल रेन के फॉर्म में। के पास पास लगी हो, कम पानी चाहती हो क्योंकि कम पानी यहां से जाता है, उसके लिए सुइटेबल है। डन, ठीक है। इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज द ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन। अभी देखिए ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन का मतलब क्या होता है इसे थोड़ा सा समझिए। ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों कि हम नाउ ड्रिप नोजल के, देखो क्या होता है, हमको ड्रिप लगती है, देखिए आपने हमारे शरीर में ड्रिप लगती है, कभी कभी देखा है। उस ड्रिप के अंदर एक नोजल होता है, उसमें से पानी बूंद 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 करके नीचे गिरता है, देखा है। तो दैट इज द ड्रिप, जो पाइपलाइन के थ्रू पानी को लेकर के हम एक पर्टिकुलर अपनी वेन के अंदर लेकर के आ रहे हैं, है ना, दैट इज द ड्रिप। अब उस पानी को पाइपलाइन के थ्रू सीधे रूट पर ले जाइए तो ड्रिप इरिगेशन हो गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पाइपलाइन से पानी डिलीवर कर देना, वो ड्रिप लगी हुई ना, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पानी डिलीवर कर रही है पाइपलाइन के थ्रू, दैट इज द ड्रिप इरिगेशन, और कुछ भी मतलब नहीं है। तो ड्रिप इरिगेशन के अंदर बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज दैट कि ये हमारी फील्ड है ना, लेट अस सपोज दैट कि ये हमारी फील्ड है ना। इस फील्ड के अंदर हम पानी सप्लाई करते हैं, विल सप्लाई द वाटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। सपोज दैट किसी पर्टिकुलर वाटर टैंक से पानी सप्लाई कर रहे हैं, ये मेन पाइपलाइन है। पानी वाटर टैंक से भी सप्लाई किया जा सकता है और पानी किसी मोटर से या पंप से भी सप्लाई किया जा सकता है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि लगभग 2.5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होना चाहिए पानी के ऊपर, है ना। अब वो आप चाहे तो एक ओवरहेड टैंक से बना लो या फिर एक पंप से बना लो। ये हमारी मेन पाइपलाइन है जो प्रेशर के साथ पानी को लेकर के आ रही है, इट इज मेन पाइप। और यहां पर हमारी क्रॉप लगी हुई है, ये हमारा फील्ड है और इस फील्ड के अंदर यहां पर हमारी क्रॉप लगी हुई है। डन, डन। अभी हमने क्या किया, कुछ प्लास्टिक पाइपलाइन डाली छोटी छोटी, और उन प्लास्टिक पाइपलाइंस में से हमने नोजल निकाले और वो नोजल हमने, ड्रिप नोजल हमने एकदम कहां पर छोड़ दिए, प्लांट की रूट पर। गेटिंग माय पॉइंट आउट। ये मेरी प्लास्टिक पाइपलाइन है ना। जिसका फाई कितना होता है 1 सेंटीमीटर टू 1.25 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ कितनी होती है अप टू 50 मीटर। प्लास्टिक की एकदम छोटे से डाया की पाइपलाइन है जिसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर तक, और डाया कितना है 1 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर। ये जो दूरी होती है दो नोजल्स के बीच में, है ना, ये दूरी रखी जाती है 0.5 मीटर से 1 मीटर, 0.5 मीटर टू
1 मीटर। ये मेरा ड्रिप नोजल है। स्प्रे नोजल क्या था जो उसके पहले यूज किया था, उसमें से पानी स्प्रे के फॉर्म में निकलता था, और यहां से पानी कैसे निकलता है, ड्रॉप के फॉर्म में निकलता है ना। वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, बूंदों के फॉर्म में पानी बाहर निकलता है। इसकी डिलीवरी रेट क्या होती है, इसको ध्यान रखना। ये पिछली बार इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं हर बार लिख पाता हूँ इसका। इस नोजल की डिलीवरी रेट कितनी रखी जाती है, इट इज 2 लीटर पर आवर टू 10 लीटर पर आवर। That particular thing was there in the ESC pre 2023 line 1 mark डन। तो 0.5 से 1 मीटर पर हम नोजल देंगे, ड्रिप नोजल, और ड्रिप नोजल से पानी बाहर आता रहेगा। ये प्लास्टिक लेटरल्स होंगे, पाइपलाइंस होगी जो 50 मीटर तक लंबे होंगे, मेन पाइप से कनेक्ट होंगे और पानी इसमें आ रहा होगा। पानी प्रेशर से देना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाइप के थ्रू पानी जा रहा है। पाइप के थ्रू अगर कभी भी पानी जाता है तो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन के अंदर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं सर, ड्रिप इरिगेशन के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि इन ड्रिप इरिगेशन water is directly applied at root of plant through drip nozzle. Connected with plastic pipelines of small dia, या फिर can write with small dia plastic pipelines, इनको हम प्लास्टिक लेटरल्स भी बोलते हैं। डन सर। इन प्लास्टिक लेटरल्स को आप जमीन के नीचे भी दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो, है ना। As per the requirement of the crop can be provided below or above the ground level। हमने देखा भी था ना कल की क्लास में जब हमने सब सरफेस इरिगेशन को पढ़ा था, हम जमीन के ऊपर जमीन के नीचे हम प्लास्टिक लेटरल्स को दे रहे थे, तब हम सब सरफेस इरिगेशन उसको बोल रहे थे, है ना। तो प्लीज राइट इट डाउन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में कितना प्रेशर लगेगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी प्रेशर लगेगा। वहां जनरली हम लोग मोटर का यूज करते हैं, है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर। और वहां डिपेंड करता है कि स्प्रिंकल्स आपको कितने, मतलब फाउंटेन कितने लगाने, जो उसको असेंबली को फाउंटेन बोलते हैं, तो कितने फाउंटेन लगाने उसके बेस पर वो डिसाइड होता है ना। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग वैल्यूज होते हैं। वहां जनरली ओवरहेड टैंक का यूज नहीं करते हैं, वहां जनरली पंप का यूज करते हैं। उसकी एज वैल्यू कहीं है नहीं, है ना, कि स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर कितना हमें कैपेसिटी का पंप लगेगा या कितना एचपी का पंप लगेगा, ये फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है,
इंडिविजुअल डाउट मैं चैट के थ्रू आपके रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, है ना। जिस जिस बच्चे के डाउट आ रहे हैं, जो लेने लायक हैं, उनको मैं चैट के थ्रू रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। कंप्लीटेड हो गया सभी का? जल्दी कीजिए, इसको जल्दी लिखिए। कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू? डन। अब अगेन ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था, आपको ये याद रखना है अच्छे से, है ना। सीधे हम रूट पर ला करके पानी डाल रहे हैं। जमीन के नीचे भी करते हैं, जमीन के ऊपर भी करते हैं, दोनों जगह इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अभी इतना फालतू दिमाग मत लगाया कीजिए, है ना। अभी मतलब इतना मत सोचिए कि पाइपलाइन अगर जमीन के नीचे डालेंगे तो फिर अगली क्रॉप के लिए बेकार हो जाएगी, इसको यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, सही बात है। तो ये मेथड कॉस्टली तो है सर, एडवांस इरिगेशन के मेथड है ना। तो इनिशियल कॉस्ट तो इनकी हाई होती है, डेफिनेटली, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी सेविंग बहुत बड़ी है ना, आप पानी कितना बचा रहे हैं भाई। अब लेट अस सपोज दैट कोई ऐसी जगह है जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है ना, बहुत ही कम पानी अवेलेबल है। जैसे राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया है ना, वहां पानी अवेलेबल नहीं है, लेट अस सपोज दैट। अब कम पानी का यूज करके आपको इरिगेशन भी तो करवा रहा है सर ये मेथड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कम पानी का यूज करके आपको ये मेथड इरिगेशन भी तो करवा रहा है, तो मेथड तो अच्छा हुआ ना। आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन बेनिफिट भी तो हो रहा है आपको। अगर ये मेथड यूज नहीं करेंगे तो आप उस जगह पे इरिगेशन ही नहीं कर पा रहे ना।
फिर तो वो जगह ही बेकार हो रही है ना आपकी आपकी आपका कल्टीवेशन ही नहीं हो पा रहा है वहां पर, क्योंकि पानी बहुत कम अवेलेबल है वहां पर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये मॉडर्न मेथड्स हैं, इनकी कॉस्ट हाई होती है लेकिन ये बेनिफिट भी देते हैं। तो इतना दिमाग मत अपना लगाइए, है उसको पढ़िए केवल। तो ये सब चीजें पूछा भी नहीं चाहेंगी कि एक बार यूज होने के बाद इसको निकाल देंगे हटा देंगे, इतना क्या सोचना। ठीक है, डन। बोर्ड पे लिखिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो वो क्या होंगे। पहला पॉइंट तो क्या होगा कि पिछले मेथड के अंदर जब हमने देखा था स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर, तो वहां पर हमारी इरिगेशन की एफिशिएंसी बच्चों कितनी निकल के आ रही थी, वहां पर हमारी एफिशिएंसी निकल के आ रही थी 85%। वो जो 15% कम हो रहा था ना, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि एप्लीकेशन के समय पानी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाता है स्प्रे के फॉर्म में, और थोड़ा सा पानी एवापोरेट हो जाता है उस समय। यहां पर लेकिन पानी डायरेक्टली रूट पर गया, एप्लीकेशन भी कहां हुई? रूट पर हुई, तो एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। इट इज मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक ऑफ इरिगेशन। अब कोई पूछेगा, मैं मेथड मिटा के टेक्निक लिख दिया, अब कहीं पूछेंगे कि टेक्निक और मेथड में क्या अंतर होता है? कुछ नहीं होता, मैं टेक्निक शब्द यूज कर रहा हूं शुरुआत से, इसलिए मैंने उसको टेक्निक लिख दिया है ना। ऐसे क्वेश्चंस का मैं जनरली जवाब देता नहीं हूं, आप लिखेंगे तो भी जवाब नहीं दूंगा। मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक ऑफ इरिगेशन, और यहां पर जो एफिशिएंसी होती है, यहां पर जो एफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंसी यहां पर रहती है अप टू 95%। अच्छा, ये अप टू वैल्यू है ना। अब जैसे पिछली बार मैंने 85% लिखवाया, अब एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक गेट में 1 नंबर में क्वेश्चन होगा कि स्प्रिंकलर की एफिशिएंसी कितनी होती है। वहां 85 आंसर नहीं था, वहां 80% था, और बाकी सब उल्टी सीधी वैल्यू थी। तो मैंने 85 लिखवाया, मतलब वो पिन पॉइंट वैल्यू नहीं है भैया, है ना। वो वैल्यू 80 भी अगर ऑप्शन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा, है ना। इतना परेशान नहीं होना है। या 95%, कहीं अगर 95% नहीं, 90 टू 93% है, और बाकी वैल्यू इससे बहुत दूरी है, 70%, 65%, 50%, तो वो सही माना जाएगा, है ना। 90 टू 93% भी, उसको पिन पॉइंट मत लीजिएगा वैल्यू को, ये लगभग एक आइडिया है ना। डन। तो ये सबसे एफिशिएंट मेथड है, एक बात तो, सबसे एफिशिएंट टेक्निक है, एक बात तो। दूसरी बात, उसके संग एक प्रॉब्लम क्या थी? उसके संग ये प्रॉब्लम थी कि वो हाई टेम्परेचर और हाई विंड वेलोसिटी में यूज नहीं हो सकता था। ये हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली पानी रूट पे छोड़ रहा है ना। इट कैन बी यूज्ड इन एनी वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जमीन के नीचे डाल दो, अपनी जो प्लास्टिक पाइपलाइन है जमीन के नीचे डाल दो। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो पानी बिल्कुल ही आपका अवापरेट नहीं होगा, ठीक है ना। डन। थर्ड नंबर पे क्या, वो किसके लिए, स्प्रिंकलर किसके लिए सुटेबल था? ऐसी क्रॉप जो पास पास लगी हो, क्लोजली स्पेस्ड हो, और उसकी वाटर डिमांड कम हो। जैसे क्रिकेट का ग्राउंड, जो घास होती है, वो घास का प्लांट एक दूसरे के पास पास लगा हुआ होता है ना, तो हर प्लांट पर एक नोजल दे दो। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये ऐसी क्रॉप के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कि जो पास पास लगी हो, लाइक क्रिकेट का ग्राउंड, वहां घास के प्लांट में आप ड्रिप नोजल कर सकते हो। हर घास के प्लांट पर नोजल दे दोगे क्या, पूरे ग्राउंड में नोजल ही नोजल दिखेंगे फिर तो, है ना। तो ये ऐसी जगह यूज नहीं होगा। ये कैसी जगह यूज होगा? जहां पर क्रॉप थोड़ी दूर दूर लगी हुई है। जैसे कि कॉटन, कॉटन का प्लांट थोड़ा दूर दूर होता है, 0.5 टू 1 मीटर का गैप चाहिए ना दो नोजल्स के बीच में। जैसे कि अनियन, महाराष्ट्र के अंदर आजकल अनियन के लिए इसका यूज किया जा रहा है ना। तो प्याज की जो क्रॉप है, कॉटन की जो क्रॉप है, वहां इसका यूज हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सुटेबल फॉर लो वाटर डिमांडिंग एंड लार्जली स्पेस्ड क्रॉप। ठीक है सर। Remaining all the points are almost same as
स्प्रिंकलर। जो डिफरेंस था वो मैंने यहाँ लिखवा दिया, जैसे कि वहां फिल्टर फ्री पानी आना चाहिए, यहाँ भी फिल्टर फ्री पानी आना चाहिए, है ना, नहीं तो यहाँ भी नोजल चौक हो जाएंगे। वहां पर स्टीपर स्लोप पर यूज कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। वहां अंडुलेटेड में यूज कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। हाई ग्राउंड वाटर टेबल के केस में वहां यूज कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। हाईली परमेबल के केस में वहां सुटेबल था, यहाँ भी सुटेबल है। तो ऑल द पॉइंट्स आर एग्जैक्टली यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। केवल जो डिफरेंस था वो मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। चैप्टर नंबर 2 रहेगा वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, लेके उसको खत्म करना है। अदरवाइज मेरी रोज 15-16 घंटे की क्लास हो जाएंगे। आपका बैच एक दिन पहले आ गया मेरे पास। तो आज की क्लास मैं आपकी यहीं छोड़ूंगा, है ना। कल की क्लास से फिर हम अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो हमारी लंबी क्लासेस हैं।